हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 91 में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी दोस्तों ये शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग किसमें बायोलॉजी जो शब्द है इसमें बायो और लॉजी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, बायोज का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब होता है सजीव। ठीक है दोस्तों, बायो मतलब लिविंग, लिविंग मतलब सजीव, और प्लस लोगोज, लोगोज मतलब टू स्टडी यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी बायोलॉजी में सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है। ठीक है ना दोस्तों, बायोलॉजी आखिर में शब्द कहाँ से आया, किसने दिया है, किसने की इस बायोलॉजी शब्द की खोज। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा, इसका बायोलॉजी शब्द है ना जो लेमार्क एवं ट्रेवेनेरियस ने दिया। ठीक है ना दोस्तों, और 1802 ईस्वी में इन्होंने दिया था यह शब्द। अब बात आती है दोस्तों कि बायोलॉजी के जनक कौन है। ठीक है ना, तो बायोलॉजी के जनक है दोस्तों अरस्तु। ठीक है दोस्तों, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक मानते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। दोस्तों देखते हैं हम लोग जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी हम लोग बायोलॉजी में कितनी शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। दूसरे नंबर पे है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, और तीसरे नंबर पर माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं जूलॉजी। जूलॉजी यानी ह्यूमन। जूलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जूलॉजी मतलब ह्यूमन का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी। और जूलॉजी के जो जनक हैं अरिस्टोटल को यानी अरस्तु। अरिस्टोटल इंग्लिश वर्ड है और अरस्तु हिंदी वर्ड है। ठीक है, अरस्तु को ही जूलॉजी का जनक क्यों मानते हैं? क्योंकि दोस्तों अरस्तु ने एक बुक लिखी है और इस बुक में इन्होंने 500 जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। 500 जीव जंतु। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो बुक लिखी इस बुक का क्या नाम है दोस्तों? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। दोस्तों जब इन्होंने 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया इसलिए अरिस्टो को क्या कहते हैं? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी कारण इन्हें बायोलॉजी का भी जनक कहते हैं। इसी बुक के कारण द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया जो इन्होंने बुक लिखी 500 जीव जंतुओं के अध्ययन करके, इसलिए इन्हें जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानते हैं बॉटनी के बारे में। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। इसमें क्या होता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान में? इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पादप, प्लांट्स यानी पौधे वगैरह पादप। ठीक है ना दोस्तों, पादप के बारे में पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। तो वनस्पति विज्ञान के दोस्तों अब अगला पॉइंट बनेगा हमारा किसके जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के दोस्तों जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इन्होंने भी एक बुक लिखी, इनकी बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिनम। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी बहुत सारे पेड़ पौधों का अध्ययन किया, इसलिए इनको भी वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। दोस्तों यह बुक महत्वपूर्ण है, ये बुक आप लोगों को याद करना अच्छे से। द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया किसकी बुक है? तो आंसर क्या आएगा? अरस्तु। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है द हिस्टोरी ऑफ प्लांटिनम यह किसकी बुक है? तो जनक, इसके जनक कौन हो गया? सॉरी, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटिनम किसकी बुक है? थियोफ्रेस्टस की। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान। तो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, इसके जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहते हैं। इनको यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इन्होंने प्रथम
प्रथम जीवाणु की खोज की थी। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था दोस्तों, प्रथम जीवाणु की खोज की थी, जिस कारण इनको सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अरिस्टो को जंतु विज्ञान और बायोलॉजी के जनक क्यों कहते हैं, और थियोफ्रास्टस को क्यों कहते हैं, और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को माइक्रोबायोलॉजी के जनक क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार शुरू से हम लोग सब रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों बायोलॉजी के जनक अरिस्टो। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोज का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, प्लस लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी यानी सजीव के बारे अध्ययन। ठीक है दोस्तों, जो बायोलॉजी टर्म है यानी शब्द है वह दिया है लैमार्क एवं ट्रेवेनियस ने 1802 में। इसके बाद हम लोगों ने देखी हैं बायोलॉजी की शाखाएं। नंबर 1 पे जूलॉजी, दूसरे पे बॉटनी, तीसरे पे माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में ह्यूमन का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति में प्लांट्स का, और सूक्ष्म यानी माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान में सूक्ष्म विज्ञान में जो वायरस वगैरह होते हैं ना दोस्तों, जीवाणु वगैरह, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इनके जो जनक हैं अरिस्टो हैं। बुक का नाम क्या था दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। इसके जनक हैं थियोफ्रास्टस, इनकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ प्लांट नाम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, जो कि चैप्टर है हमारा सेल यानी कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो सेल सभी दोस्तों पूरी बायोलॉजी हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, आप लोग भी इसी पॉइंट की तरह बना लें। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। कोशिका के बारे में अध्ययन करना कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना साइटोलॉजी। अब बात आती है कि साइटोलॉजी यह शब्द किसने दिया, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, तो साइटोलॉजी शब्द दिया है दोस्तों हार्डविंग ने दिया था। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, हार्डविंग ने। ठीक है दोस्तों, यह शब्द अलग वैज्ञानिक ने दिया, हार्डविंग ने दिया, जबकि साइटोलॉजी के जनक जो हैं वह हैं रॉबर्ट हुक हैं। ठीक है दोस्तों, अब रॉबर्ट हुक को इसका जनक क्यों मानते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी है, जो इस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। यह बुक दोस्तों बहुत ही मोस्ट है, इस पर मैंने 2 स्टार बना रखे हैं, मतलब बहुत ही मोस्ट है। रॉबर्ट हुक की यह बुक माइक्रोग्राफिया बहुत ही मोस्ट है, आप लोग याद कर लेना, 2 स्टार मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों साइटोजेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के जनक कौन है, एच.जे. मूला या एच.जे. मूलर। ठीक है दोस्तों, एच.जे. मूला भी बोलते हैं या फिर मूलर भी बोलते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को, यहाँ पर है साइटोजेनेटिक्स और ऊपर क्या था दोस्तों, साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स ये इंग्लिश में थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। साइटोलॉजी के जनक हैं रॉबर्ट हुक और साइटोजेनेटिक्स के हैं एच.जे. मूला या एच.जे. मूलर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो स्वानसन जो हैं आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं। और स्वानसन ने एक बुक भी लिखी है, जो कि बुक का नाम है सेल। दोस्तों यहाँ सेल का मतलब कोशिका नहीं है, ये स्वानसन जो ने जो बुक लिखी है बुक का नाम है सेल। दोस्तों हिंदी में भी इसका मतलब सेल ही है, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना कि सेल का मतलब कोशिका है, यहाँ पे इंग्लिश में भी सेल है और हिंदी में भी सेल ही है, जी बुक का नाम ही है सेल। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने ऊपर बताया था कि रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। जो मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी तो यह किससे की थी, तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यू से मृत कोशिका की खोज की, इसलिए इनको साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया कि रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों
मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, और यह खोज इन्होंने किससे की थी? तो कॉर्क टिश्यू से की थी, यानी कॉर्क टिश्यू में इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को खोजा था। ठीक है दोस्तों, और स्थान भी याद करना कि 1665 में। चलिए देखते हैं आगे। तो सेल का नाम सबसे पहले क्या था? सबसे पहले सेल का नाम रूम था, फिर अपडेट हुआ तो सेला हुआ, उसके बाद फिर सेल पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में सेल को सेल नहीं कहते थे, स्टार्टिंग में सेल को क्या कहते थे दोस्तों? रूमा। रूमा के बाद फिर सेला आया, और सेला से फिर अपडेट होके फिर सेल बना। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले जीवित कोशिका जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। दोस्तों मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पर है दोस्तों जीवित कोशिका जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। दोस्त चलिए जानते हैं हम लोग ल्यूवेनहॉक के बारे में। ल्यूवेनहॉक जो कि हॉलैंड से थे। ठीक है दोस्तों, ल्यूवेनहॉक कहाँ से थे? हॉलैंड से। और ल्यूवेनहॉक की बुक का नाम, इन्होंने एक बुक लिखी है तो उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के रहस्य। द सीक्रेट ऑफ नेचर के राइटर कौन है? ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों, और ल्यूवेनहॉक ने इस बुक के अलावा भी बहुत सारी खोजें की, यानी ल्यूवेनहॉक ने एक तो स्पर्म की खोज की, आरबीसी की खोज की, प्रोटोजोआ की खोज की, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज भी किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। तो दोस्तों यह खोज आप लोग याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यह खोजें अक्सर पूछी जाती हैं, और यह खोजें दोस्तों रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं। रीजनिंग में भी एक चैप्टर है ना, तो उसमें भी ये बन जाते हैं पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया? यह क्वेश्चन बनेगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? सेलेडन और स्वान ने। और कितने में दिया था? तो 1839 ईस्वी में दिया था। ठीक है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत सेलेडन और स्वान ने 1839 में दिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करती हैं। यह सबसे पहले ड्यूट्रोचैट ने बताया था 1834 में। यानी सबसे पहले यह किसने बताया हम लोगों को कि बहुत सारे सेल मिलकर किसका? ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ड्यूट्रोचैट इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। यह सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था। रुडोल्फ विर्चो ने यानी 1855 में उन्होंने बताया जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वह पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताया। तो जो नई कोशिकाएं, सही है दोस्तों, जब अब हम लोग मेहनत करते हैं, कोई मतलब जिम में जाते हैं, तो हमारी बॉडी मतलब फूलने लगती है। उससे क्या होता है दोस्तों कि नई जो कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। हमारे मतलब पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं तो उससे फिर हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं के टूटने से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, हंसग्रीवा प्रयोग। तो हंसग्रीवा प्रयोग किसने दिया था? लुईस पास्चर ने 1862 ईस्वी में किया था हंसग्रीवा प्रयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं उस चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, यानी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला पॉइंट है पीपीएलओ नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। दोस्तों हिंदी में भी सेम नाम रहेगा, पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड फुल फॉर्म क्या होगी? तो पॉलीप्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, अब पीपीएलओ का सेकंड नाम यानी दूसरा नाम क्या है दोस्तों? यह तो थी फुल फॉर्म, पीपीएलओ की फुल फॉर्म थी ये वाली और ये वाली फुल फॉर्म थी। अब इसका दूसरे नाम यानी पीपीएलओ का नेक्स्ट मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु यानी एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, यानी सबसे छोटी कोशिका होती है। यानी सबसे, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या बनेगा? माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। और यह कितनी छोटी होती है?
तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर इसको माइक्रोन भी कहते हैं, माइक्रोमीटर यानी माइक्रोमीटर या माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहते हैं। जंतु जगत का जोकर मतलब जोकर भी जैसे कई रूप रखता ना, जोकर बहुत सारे रूप बना लेता है, वैसे ही माइकोप्लाज्मा भी बहुत सारे आकार में होता है, छोटे आकार में भी होता है, बड़े आकार में भी होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि जंतु जगत का जोकर कहते हैं। मतलब इसके बहुत सारे वो रूप होते हैं, आकार यानी अलग अलग होते हैं। माइकोप्लाज्मा का भी नाम मतलब माइकोप्लाज्मा के दो नाम है, एक तो माइकोप्लाज्मा, एक है एमएलओ। और एमएलओ की फुल फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म यानी एमएलओ किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को ही एमएलओ कहते हैं। अगला देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन यही बनेंगे, कोशिका भित्ति यानी माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो क्या होगा इसका मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और अगला क्या बनेगा कि माइकोप्लाज्मा को किस जगत में रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे है डायलेस्टा न्यूमोसाइनाइड्स। डायलेस्टा न्यूमोसाइनाइड्स, तो यह डायलेस्टा न्यूमोसाइनाइड्स क्या है दोस्तों? सबसे छोटा जीवाणु जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे छोटा जीवाणु जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी, वह भी एक जीवाणु था। यह दोस्तों सबसे छोटा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो डायलेस्टा न्यूमोसाइनाइड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। जंतु जगत या संसार की सबसे बड़ी कोशिका, जंतु जगत या संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो है इसका आंसर होगा दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप क्या है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? एसिटाबुलेरिया। और एसिटाबुलेरिया है दोस्तों, यह एक शैवाल होता है। एसिटाबुलेरिया क्या होता है दोस्तों? शैवाल। और दोस्तों एसिटाबुलेरिया शैवाल होता है, इसको शैवाल को हम लोग दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो इसका आंसर है क्या? अंडाणु। ठीक है दोस्तों, यानी अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आंसर क्या है? शुक्राणु। यानी अंडाणु है सबसे बड़ी कोशिका और शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दोस्तों, यहाँ पे अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, उन्होंने पूछते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और हम लोग आंसर क्या कह जाते हैं? तंत्रिका तंत्र। जबकि सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अंडाणु है। तंत्रिका तंत्र क्या है? सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स में भी कौन से न्यूरॉन्स है, तो मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पादप की सबसे लंबी कोशिका तो रैमी होती है। पादप की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, यानी रैमी। जंतु की सबसे लंबी कोशिका, जंतु की सबसे लंबी कोशिका होती है स्पाइरलम या कुंडलित कीटाणु। स्पाइरलम या कुंडलित कीटाणु। सबसे छोटी रुधिर कोशिका तो आरबीसी। सबसे छोटी रुधिर कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी। 7.5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन सी होती है, तो यह होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सबसे छोटी आरबीसी और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कोशिका के प्रकार, यानी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा
यूकैरियोटिक। अब दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अंतर के रूप में समझ लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को याद करने में आसानी होगी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रो, जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड हैं प्रो, तो इसका मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब प्राचीन। प्रो का मतलब प्रीमिटिव यानी प्राचीन, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, प्राचीन केंद्रक। प्राचीन या पुराना या प्राचीन केंद्रक होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का पुराना या प्राचीन या अमेच्योर केंद्रक होता है। अमेच्योर यानी अविकसित केंद्रक होता है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियोटिक का न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी नया केंद्रक, या फिर पूर्ण विकसित यानी मेच्योर केंद्रक होता है। मेच्योर केंद्रक किसका होता है दोस्तों? यूकैरियोटिक का। और इनमेच्योर किसका होता है? प्रोकैरियोटिक का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें अंतर के रूप में। सेकंड पॉइंट यानी केंद्रक झिल्ली। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों कि केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। एब्सेंट होती है या फिर इनमेच्योर होती है। प्रीमिटिव प्राचीन या अविकसित, यानी इनमेच्योर होती है, अविकसित होती है। तो इसमें केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली क्या होती है? इनमेच्योर होती है यानी अविकसित होती है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में केंद्र का झिल्ली प्रेजेंट होती है और पूर्ण विकसित होती है दोस्तों। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पूर्ण विकसित होती है। इसकी केंद्रक झिल्ली क्या होती है दोस्तों? टूट भी सकती है, क्योंकि इनमेच्योर होती है, तो यह केंद्रक झिल्ली टूट जाएगी। जबकि यूकैरियोटिक की केंद्रक झिल्ली कभी टूटती नहीं है, यानी पूर्ण विकसित होती है, वेल डेवलप्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक को मोनेरा जगत में रखा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं किस में रखा गया? मोनेरा जगत में। जबकि यूकैरियोटिक को पादप जगत, जंतु जगत आदि में रखा गया है। पादप जगत और जंतु जगत आदि में रखा गया है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक के आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक के आनुवंशिक पदार्थ क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार बना लें। मतलब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रोकैरियोटिक के आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोइड। और सेकंड यहीं से बन सकता है, मतलब घुमा के, कि न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है? न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है? तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, यानी न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोइड नहीं होता है, यानी इसमें आनुवंशिक पदार्थ भी नहीं होते यूकैरियोटिक में। तो अगला पॉइंट बनेगा दोस्तों, यहाँ पर नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए कि न्यूक्लियोइड जो है, न्यूक्लियोइड को जीनोफोर भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियोइड को जीनोफोर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है द्विगुणित, यानी प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक, इस साइड क्या है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक। पेन चेंज करके लिखते हैं। प्रोकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, इस साइड है प्रोकैरियोटिक और इस साइड क्या है दोस्तों? यहीं पे लिख देते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, ये साइड यूकैरियोटिक और ये प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों? द्विगुणित गोलाकार या अविकसित डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वह अविकसित होता है। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक में द्विगुणित कुंडलित डीएनए होता है, यानी इसमें डीएनए होता है जो मैच्योर होता है, इसमें अमेच्योर होता है, इनमेच्योर होता है, यानी इसका अविकसित, इसका पूर्ण विकसित। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट यहीं से बन जाएगा डीएनए, यानी डीएनए का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन से होता है। डीएनए किसका बना होता है दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अगला पॉइंट यहाँ से बनेगा दोस्तों कि हिस्टोन प्रोटीन, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जब दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो फिर डीएनए भी नहीं होगा, इसलिए डीएनए इसका क्या होता है? इनमेच्योर होता है। यानी प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए, प्रोकैरियोटिक का डीएनए क्या होता है दोस्तों? इनमेच्योर होता है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है।
हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए इसका डीएनए इनमेच्योर होता है यानी अविकसित होता है। और इसमें दोस्तों क्या है, यूकैरियोटिक में इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसलिए इसका डीएनए पूर्ण विकसित यानी मैच्योर या फिर पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक में अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं क्या होता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक में अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती हैं। यानी यूकैरियोटिक में अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती हैं और इसमें नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक में गोल्जी का नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में गोल्जी का पाया जाता है। अगला पॉइंट बनेगा कि प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा दोस्तों यहाँ से कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राइबोसोम, अब दोस्तों मोस्ट पॉइंट है, स्पेशली मैंने स्टार भी बनाया है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है। अब दोस्तों राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं दोस्तों 70S, एक होते हैं दोस्तों 80S। दोस्तों राइबोसोम को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वह किस प्रकार का होता है, 70S प्रकार का, 70S टाइप का होता है। और जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम होता है वह होता है 80S का। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना जानना है कि इसमें 70S और इसमें 80S, यानी राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बाकी इसको हम लोग राइबोसोम को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका चैप्टर मतलब किसी आगे चैप्टर है तो उसमें इसको डिटेल से पढ़ लेंगे कि 70S और 80S क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट बनेगा दोस्तों यहाँ से हमारा कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जीवाणु में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति यानी प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति है जो दोस्तों वह किसकी बनी होती है, तो यह बनी होती है दोस्तों पेप्टिक ग्लाइकॉन की बनी होती है। यानी प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति पेप्टिक ग्लाइकॉन की बनी होती है। अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या बन जाएगा कि पेप्टिक ग्लाइकॉन में क्या पाया जाता है, तो पेप्टिक ग्लाइकॉन में दोस्तों एमिनो एसिड, एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड पाया जाता है। तो पेप्टिक ग्लाइकॉन के अंदर एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो शैवाल एवं पादप में पाई जाती है। यानी कोशिका भित्ति जो है यूकैरियोटिक की वह शैवाल एवं पादप में पाई जाती है। और दोस्तों यह किसकी बनी होती है, तो यह बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बनेगा इसी में शैवाल एवं पादप में पाई जाती है और कवक में भी पाई जाती है। और कवक की जो है कोशिका भित्ति वह किसकी बनी होती है, तो यह बनी होती है काइटिन की बनी होती है। यानी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट बन जाएगा कि एनिमल में, स्टार्ट कर लेना दोस्तों, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या है दोस्तों, शैवाल पादप कवक में तो पाई जाती है, लेकिन एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हम लोग उदाहरण जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन। तो इसका उदाहरण दोस्तों प्रोकैरियोटिक में एक तो जीवाणु आता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है नीलहरित शैवाल। क्या आता है दोस्तों, नीलहरित शैवाल। अब दोस्तों यहाँ पर शैवाल लिखा है, तो दोस्तों नीलहरित शैवाल क्या होता है, एक साइनोबैक्टीरिया होता है। शैवाल क्योंकि यह यूकैरियोटिक में आना चाहिए, यहाँ पर आएगा भी। देखो दोस्तों इसके उदाहरण है, एक तो कवक कोशिका है, दूसरा है शैवाल कोशिका। और शैवाल यहाँ पर है नीलहरित शैवाल है। तो यहाँ पर जो नीलहरित शैवाल है दोस्तों यह है साइनोबैक्टीरिया, यानी यह एक जीवाणु होता है। नीलहरित शैवाल क्या होता है दोस्तों, यह एक जीवाणु होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसका है
कवक कोश का, दूसरा है शैवाल कोश का, तीसरा पादप कोश का, चौथा है जंतु कोश का। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। इससे आगे कंटिन्यू हम लोग कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वह लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।